अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी का दिलचस्प नावल अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। क्या एक बेटी के नसीब में वही होता है जो उसकी माँ ने भुगता है? तीसरे बाब में मरियम अपने कोलबा की चार दीवारी से निकलकर ख्वाब देखना चाहती है। वो स्कूल जाना चाहती है, किताबें पढ़ना चाहती है, लेकिन नाना की एक ही सबक है कि दुनिया में औरत के पास सिर्फ एक ही हुनर होना चाहिए, तहम्मुल, यानी बर्दाश्त करना। एक तरफ मुल्ला फैजुल्लाह की शफकत है और दूसरी तरफ नाना की तल्ख हकीकत। मरियम के इन ख्वाबों का अंजाम क्या होगा? आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3। मरियम की सबसे पुरानी यादों में से एक रेहड़ी के लोहे के चीखते हुए पहियों की आवाज थी जो पत्थरों पर उछलते हुए आती थी। वो रेहड़ी महीने में एक बार आती थी, जो चावल, आटा, चाय, चीनी, खाने के तेल, साबुन और टूथपेस्ट से भरी होती थी। उसे मरियम के दो सौतेले भाई धकेलते थे, आमतौर पर मोहसिन और रामिन, कभी कभी रामिन और फरहाद। कच्ची पगडंडी के ऊपर, पत्थरों और कंकड़ियों के ऊपर से, गड्ढों और झाड़ियों के गिर्द से लड़के बारी बारी धकेलते थे जब तक कि वो नदी तक ना पहुंच जाते। वहां रेहड़ी को खाली करना पड़ता था और सामान हाथों में उठाकर पानी के पार ले जाना पड़ता था। फिर लड़के रेहड़ी को नदी के पार मुंतकिल करते और उसे दोबारा लाद लेते। मजीद 200 गज का धकेलना बाकी होता, इस बार लंबी घनी घास और झाड़ियों के झुंड के दरमियान से। मेंढक उनके रास्ते से उछल कर निकल जाते। भाई अपने पसीने से भरे चेहरों से मच्छरों को हटाते। उनके पास नौकर हैं, मरियम ने कहा। वो किसी नौकर को भेज सकते हैं। ये उनका कफारा अदा करने का तरीका है, नाना ने कहा। रेहड़ी की आवाज मरियम और नाना को बाहर खींच लाती। मरियम हमेशा नाना को वैसे ही याद रखती जैसे वो राशन डे पर दिखती थी। एक लंबी हड्डियों का ढांचा, नंगे पांव औरत जो दरवाजे पर टिकी होती। उनकी सुस्त आंख सिकुड़ कर एक लकीर सी बन जाती, बाजू एक सरकश और मजाकिया अंदाज में बंधे हुए। उनके छोटे कटे हुए धूप से चमकते बाल खुले और बिना कंघी किए होते। वो एक ढीली ढाली ग्रे शर्ट पहनी होती जो गले तक बंद होती। जेबें अखरोट के बराबर पत्थरों से भरी होती। लड़के नदी के पास बैठ जाते और इंतजार करते जब मरियम और नाना राशन को कोलबा में मुंतकिल करती। वो जानते थे कि 30 गज से ज्यादा करीब नहीं आना, बावजूद इसके कि नाना का निशाना बुरा था और ज्यादातर पत्थर अपने हदफ से काफी पहले गिर जाते थे। नाना लड़कों पर चिल्लाती जब वो चावल की बोरियां अंदर ले जाती और उन्हें ऐसे नामों से पुकारती जो मरियम को समझ नहीं आते थे। वो उनकी माओं को कोसती थी, उनकी तरफ नफरत भरे चेहरे बनाती। लड़कों ने कभी पलटकर गाली नहीं दी। मरियम को लड़कों पर तरस आता था। वो तरस खाते हुए सोचती कि इतना भारी बोझ धकेलते हुए उनके बाजू और टांगे कितनी थक जाती होंगी। वो चाहती थी कि उसे उन्हें पानी पिलाने की इजाजत हो, मगर वो कुछ न कहती, और अगर वो उसकी तरफ हाथ हिलाते तो वो पलटकर हाथ नहीं हिलाती थी। एक बार नाना को खुश करने के लिए मरियम मोहसिन पर चिल्लाई भी थी। उसे कहा था कि उसका मुंह छिपकली जैसा है, और बाद में वो नदामत, शर्म और इस खौफ में मुब्तला रही कि वो जलील को बता देंगे। नाना हालांकि इतना ज्यादा हंसी कि उनका सड़ा हुआ सामने वाला दांत पूरा दिख रहा था, यहाँ तक कि मरियम को लगा कि उन्हें उनके दौरों में से एक पड़ जाएगा। जब वो हंस चुकी तो उन्होंने मरियम की तरफ देखा और कहा, तुम एक अच्छी बेटी हो। जब रेहड़ी खाली हो जाती तो लड़के घिसटते हुए वापस जाते और उसे धकेल कर दूर ले जाते। मरियम रुकती और उन्हें लंबी घास और फूलदार झाड़ियों में गायब होते देखती रहती। क्या तुम आ रही हो? जी नाना। वो तुम पर हंसते हैं, वो हंसते हैं, मैं उन्हें सुनती हूं। मैं आ रही हूं। तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? मैं यहां हूं। तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं मरियम जो। सुबह के वक्त वो गुलदमन के चरवाहों की भीड़ों के दूर से आती मिनमिनाहट और बांसुरी की तेज आवाज से जागते थे, जब चरवाहे अपने गल्ले को घास वाली पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए ले जाते थे। मरियम और नाना बकरियों को दूध दोहती,
مرغیوں کو کھانا کھلاتی اور انڈے جمع کرتی۔ وہ مل کر روٹی بناتی۔ نانا نے اسے سکھایا کہ آٹا کیسے گوندنا ہے، تندور کیسے جلانا ہے اور پیلی ہوئی روٹی کو اس کی اندرونی دیواروں پر کیسے چپکانا ہے۔ نانا نے اسے سینا بھی سکھایا اور چاول پکانا اور ان کے مختلف سالن بھی، شلگم کا اسٹو، پالک سبزی اور ادرک والی گوبھی۔ نانا نے کبھی بھی ملاقاتیوں اور دراصل عام لوگوں کے لیے اپنی ناپسندیدگی کو نہیں چھپایا، لیکن وہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ایکسیپشن کرتی تھی۔ چنانچہ وہاں گلدمن کے رہنما گاؤں کے ارباب حبیب خان تھے، جو ایک چھوٹے سر اور بڑے پیٹ والے داڑھی والے آدمی تھے جو مہینے میں ایک بار آتے تھے۔ ان کے پیچھے ایک نوکر ہوتا جو مریم کے لیے ایک مرغی، کبھی کچیری چاول کا برتن یا رنگے ہوئے انڈوں کی ٹوکری اٹھائے ہوتا۔ پھر ایک موٹی سی بوڑھی عورت تھی جنہیں نانا بی بی جو کہتی تھی، جن کے مرحوم شوہر سنگ تراش تھے اور نانا کے باپ کے دوست تھے۔ بی بی جو ہمیشہ اپنی 6 بہوؤں میں سے ایک اور 1-2 پوتے پوتیوں کے ساتھ آتی۔ وہ لنگڑاتی اور ہانپتی ہوئی خالی جگہ پار کرتی اور اپنی ہپ کو ملنے کا اور درد بھری آہ کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھنے کا بڑا دکھاوا کرتی جو نانا ان کے لیے لایا کرتی تھی۔ بی بی جو بھی مریم کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لاتی، ایشلمہ مٹھائی کا ڈبہ یا شریفے کی ٹوکری۔ نانا کے لیے وہ پہلے اپنی گرتی ہوئی صحت کے شکوے لاتی اور پھر ہیرات اور گلدمن کی باتیں جو وہ کافی تفصیل اور جوش و خروش سے سناتی، جبکہ ان کی بہو خاموشی اور فرمانبرداری سے ان کے پیچھے بیٹھی سنتی رہتی۔ لیکن جلیل کے بعد مریم کا پسندیدہ ملا فیض اللہ تھے، جو گاؤں کے بزرگ قرآن پڑھانے والے استاد یا اخوند تھے۔ وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار گلدمن سے مریم کو روزانہ کی 5 نمازیں سکھانے اور قرآن کی تلاوت پڑھانے آتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے نانا کو سکھایا تھا جب وہ چھوٹی بچی تھی۔ یہ ملا فیض اللہ ہی تھے جنہوں نے مریم کو پڑھنا سکھایا تھا، جو صبر سے اس کے کندھے کے پیچھے سے دیکھتے جب اس کے ہونٹ خاموشی سے الفاظ ادا کرتے۔ اس کی شہادت کی انگلی ہر لفظ کے نیچے رکی رہتی، اتنا دباتی کہ ناخن کی جگہ سفید ہو جاتی، جیسے وہ ان نشانات میں سے معنی نچوڑ لینا چاہتی ہو۔ یہ ملا فیض اللہ ہی تھے جنہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور پینسل کو ہر الف کی اونچائی، ہر بے کی گولائی اور ہر سے کے 3 نقطوں پر چلایا تھا۔ وہ ایک دبلے پتلے جھکے ہوئے بوڑھے آدمی تھے جن کی مسکراہٹ بنا دانتوں کی تھی اور ایک سفید داڑھی تھی جو ان کی ناف تک آتی تھی۔ عام طور پر وہ کولبا اکیلے آتے، لیکن کبھی کبھی اپنے سرخ بالوں والے بیٹے حمزہ کے ساتھ، جو مریم سے کچھ سال بڑا تھا۔ جب وہ کولبا تشریف لاتے تو مریم ملا فیض اللہ کے ہاتھ کو چومتی، جو ایسا لگتا جیسے اسکن کی پتلی تہ سے ڈھکی ہوئی ٹہنیوں کے ایک جوڑے کو چوم رہی ہو، اور وہ دن کا سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے ماتھے کا اوپری حصہ چومتے۔ بعد میں وہ دونوں کولبا کے باہر بیٹھتے، چلگوزے کھاتے اور سبز چائے پیتے اور بلبلوں کو ایک درخت سے دوسرے درخت پر جھپٹتے دیکھتے۔ کبھی کبھی وہ جھڑے ہوئے برونز رنگ کے پتوں اور الدیر کی جھاڑیوں کے درمیان ندی کے ساتھ اور پہاڑوں کی طرف سیر کے لیے نکل جاتے۔ ملا فیض اللہ چلتے ہوئے اپنی تسبیح کے دانے گھماتے اور اپنی تھرتھراتی آواز میں مریم کو ان تمام چیزوں کی کہانیاں سناتے جو انہوں نے اپنی جوانی میں دیکھی تھی، جیسے وہ 2 سروں والا سانپ جو انہوں نے ایران میں اصفہان کے 33 آگ برج پر ملا تھا، یا وہ تربوز جو انہوں نے ایک بار مزار میں بلیو ماسک کے باہر چیرا تھا تو پایا کہ اس کے بیج ایک حصے پر اللہ اور دوسرے پر اکبر لکھ رہے تھے۔ ملا فیض اللہ نے مریم کے سامنے اعتراف کیا کہ کبھی کبھی انہیں قرآن کے الفاظ کے معنی سمجھ نہیں آتے، مگر انہوں نے کہا کہ انہیں ان عربی الفاظ کی شہر انگیز آوازیں پسند ہیں جو ان کی زبان سے نکلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہیں سکون دیتے ہیں، ان کے دل کو راحت پہنچاتے ہیں۔ یہ تمہیں بھی سکون دیں گے مریم جو، انہوں نے کہا، تم اپنے مشکل وقت میں انہیں پکار سکتی ہو اور وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ خدا کے الفاظ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے میری بچی۔ ملا فیض اللہ کہانیاں سنتے بھی اتنی ہی اچھی طرح تھے جتنی اچھی طرح سناتے تھے۔
जब मरियम बोलती तो उनकी तवज्जो कभी नहीं भटकती थी। वो आहिस्ता से सर हिलाते और शुक्रगुजारी के साथ मुस्कुराते, जैसे उन्हें कोई बड़ा एजाज मिला हो। मुल्ला फैजुल्लाह को वो बातें बताना आसान था जो मरियम नाना को कहते हुए डरती थी। एक दिन जब वो चल रहे थे, मरियम ने उन्हें बताया कि वो चाहती है कि उसे स्कूल जाने की इजाजत दी जाए। मेरा मतलब है कि एक असली स्कूल अखुन साहब, जैसे एक क्लासरूम में होता है, जैसे मेरे बाप के दूसरे बच्चे जाते हैं। मुल्ला फैजुल्लाह रुक गए। पिछले हफ्ते ही बीबी जो ने खबर दी थी कि जलील की बेटियां सईदा और नाहिद हेरात के महरी स्कूल में जा रही हैं। तब से क्लासरूम्स और उस्तादों के ख्यालात मरियम के दिमाग में घूम रहे थे। लाइनों वाले पन्नों की नोटबुक्स के अक्स, नंबर्स के कॉलम और वो पेन्स जो गहरे भारी निशान छोड़ते हैं। उसने तसव्वुर किया कि वो अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों के साथ एक क्लासरूम में है। मरियम का दिल चाहता था कि वो एक पेज पर रूलर रखे और अहम दिखने वाली लाइनें खींचे। क्या तुम यही चाहती हो? मुल्ला फैजुल्लाह ने कहा, अपनी नर्म और पानी भरी आंखों से देखते हुए। उनके हाथ उनकी झुकी हुई कमर के पीछे थे। उनकी दस्तार का साया बटर कप्स के एक गुच्छे पर पड़ रहा था। जी हाँ। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ से इजाजत मांगू? मरियम मुस्कुराई। जलील के अलावा उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई और नहीं जो उसे उसके बूढ़े उस्ताद से बेहतर समझता हो। फिर मैं क्या कर सकता हूं? खुदा ने अपनी हिकमत में हम में से हर एक को कुछ कमजोरियां दी हैं, और मेरी कई कमजोरियों में सबसे बड़ी ये है कि मैं तुम्हें इनकार करने की ताकत नहीं रखता मरियम जो। उन्होंने कहा, अपनी एक गठिया ज़दा उंगली से उसके गाल को थपथपाते हुए। मगर बाद में जब उन्होंने नाना से बात छेड़ी तो उन्होंने वो छुरी गिरा दी जिससे वो प्याज काट रही थी। किस लिए? अगर बच्ची सीखना चाहती है तो उसे सीखने दो मेरी जान। बच्ची को तालीम हासिल करने दो। सीखना? क्या सीखना मुल्ला साहब? नाना ने सख्ती से कहा। वहां सीखने को है क्या? उन्होंने अपनी आंखें तेजी से मरियम की तरफ घुमाई। मरियम ने अपने हाथों की तरफ देखा। तुम जैसी लड़की को स्कूल भेजने का क्या फायदा? ये ऐसा ही है जैसे पीकदान को चमकाना। और तुम उन स्कूलों में कदर की कोई चीज नहीं सीखोगी। सिर्फ एक हुनर है जो तुम जैसी और मुझ जैसी औरत को जिंदगी में चाहिए होता है, और वो स्कूल में नहीं सिखाते। मेरी तरफ देखो। आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए मेरी बच्ची, मुल्ला फैजुल्लाह ने कहा। मेरी तरफ देखो। मरियम ने देखा। सिर्फ एक हुनर, और वो ये है तहम्मुल, बर्दाश्त करना। क्या बर्दाश्त करना नाना? ओह, तुम उसकी फिक्र मत करो, नाना ने कहा। चीजों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि कैसे जलील की बीवियों ने उन्हें एक बदशक्ल मामूली पत्थर तराश की बेटी कहा था। कैसे उन्होंने उसे ठंड में बाहर कपड़े धुलवाए, यहाँ तक कि उनका चेहरा सुन्न हो जाता और उनकी उंगलियों के पोरे जलने लगते। ये हमारी जिंदगी का नसीब है मरियम। हम जैसी औरतें, हम बर्दाश्त करती हैं। हमारे पास सिर्फ यही है। क्या तुम समझ रही हो? इसके अलावा वो स्कूल में तुम पर हंसेंगे। वो तुम्हें हरामी कहेंगे। वो तुम्हारे बारे में सबसे बुरी बातें कहेंगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। मरियम ने सर हिलाया। और अब स्कूल के बारे में मजीद कोई बात नहीं। तुम ही मेरे पास सब कुछ हो। मैं तुम्हें उनके लिए नहीं कहूंगी। मेरी तरफ देखो। स्कूल की मजीद कोई बात नहीं होगी। अकल से काम लो। देखो भाई, अगर लड़की चाहती है, मुल्ला फैजुल्लाह ने शुरू किया, और आप अखुंद साहब, पूरे एहतराम के साथ, आपको बेहतर जानना चाहिए बजाय इसके कि आप उसकी इन फजूल ख्यालात की हौसला अफजाई करें। अगर आपको वाकई उसकी फिक्र है तो उसे ये एहसास दिलाएं कि उसका ठिकाना यहाँ घर पर अपनी माँ के साथ है। वहां बाहर उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं सिवाय ठुकराए जाने और दुख के। मैं जानती हूँ अखुंद साहब, मैं जानती हूँ। मरियम ने स्कूल का ख्वाब तो छोड़ दिया, मगर क्या नाना की ये बात सच साबित होगी कि बाहर की दुनिया में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है?
یا پھر مریم کی تقدیر کوئی نیا رخ اختیار کرے گی؟ 1000 اسپلینڈڈ سنس کا سفر ابھی جاری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں کہانی کے اگلے حصے میں، جہاں مریم کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔